अब हम वो टॉपिक लेते हैं जो किसी से ही नहीं जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिसको पढ़ने में ना बेस नंबर 2 को तकलीफ आनी चाहिए और ना बेस नंबर 1 को, क्योंकि अब हम पूरे हो गए हैं। और पूरे हो गए मतलब अब हम संख्या में इतने ही रहेंगे और हम अब जो है पढ़ेंगे वो लगातार पढ़ेंगे। बोलो हाँ या ना? तो सारी समस्याएं दूर हो जाती है भैया, अगर एक दूसरे के साथ कॉपरेशन की भावना हो तो हो जाती है ना। आपको मैं नरेशन या पेसिव वॉइस जहां भी टेंस आएगा उसके पहले आपका टेंस पूरा कराऊंगा। ऐसे नहीं है कि बीच में से उठा लिया मैंने पेसिव वॉइस, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इनको पढ़ाने के चक्कर में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दूं, शुरू कर दूं और आपको टेंस ही नहीं पता, ऐसा नहीं करूंगा। पहले क्या पढ़ाऊंगा? टेंस, उसके बाद में पढ़ाऊंगा पेसिव वॉइस और नरेशन। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, आ गए भैया। दूसरी बात, अब हम वो टॉपिक ले रहे हैं जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों का पेसिव वॉइस मैं अगले वीक में कंप्लीट करा दूंगा। चलो भाई, टॉपिक का नाम लिखो जल्दी से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अरे सब जगह होता है भैया और सारी चीज हो जाती है मैनेज। अपन कर रहे हैं ना, देखते रहो। देखो टॉपिक देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पेज काहे छोड़ने हैं? ऐसे पेज छोड़ने पड़ते हैं क्या तुम्हें? मिला लेना। देखो ऐसे पेज छोड़ने की जरूरत है? छोड़नी क्या? तो आप 6 पेज छोड़ दो। 6 पेज मतलब वो 3, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 छोड़ दो। तो लिखो लिखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेहतरीन टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट। भैया लास्ट में दीपेश जी, सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है? चल, हाँ, नाम में क्या रखा है? टॉपिक का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो भाई, चलो इस टॉपिक का जो नाम है उसी के अनुसार काम है इसका। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना है। क्या करना है? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट अगर किसी भी सेंटेंस में कैसा हो? सिंगुलर। तो हम उस सेंटेंस में जो वर्ब लगाते हैं वो भी कैसी रहनी चाहिए? सिंगुलर। अच्छा, सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में हो प्लूरल तो हम वर्ब भी कैसी लगाएंगे? प्लूरल। ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन एक समस्या है, यह है कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। किसके बारे में जानकारी नहीं है? और ध्यान रखना कि ये वाला टॉपिक टेंस और पैसिव वॉइस दोनों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? टेंस में भी आपको वर्ब लगानी पड़ती है ना, डू और डज में से। किसके अनुसार लगाओगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो हमने 3-4 बातें सुनी हुई होती है इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश के अंदर एक तो क्या होता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट होता है, एक होता है हमारे पास में वर्ब, और एक होती है हमारे पास में, और चौथे में हमारे पास में होते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये नाम सुने हुए, लेकिन ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि पूरी जानकारी किसी भी शब्द के बारे में हमको नहीं है। तो जब तक इनके बारे में ढंग से पता नहीं होगा तब तक हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते, कोई सा भी टॉपिक नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में बात कर लेते कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है। बताओ भैया, आपके जवाब आमंत्रित हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? भाई हमने सुना है ना सब्जेक्ट, इसको पढ़ना है डिटेल में, और डिटेल में पढ़ना है तो मुझे बताओ किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्या होते हैं? देखो, इसको हिंदी में कहते हैं हम, और कर्ता मतलब कार्य करने वाला, यानी कि सेंटेंस में जो भी काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस का सब्जेक्ट। आसान भाषा में सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं और फिर इसको ऊपर तक ले जाएंगे। हमने सेंटेंस लिखा, राम इज सिंगिंग। राम इज, इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है मेरे पास में, और कर रहा कौन है? तो राम क्या हो गया सेंटेंस का। लेकिन एग्जाम में इतना प्यार से क्वेश्चन नहीं आएगा कि 3 शब्द थे, उसको मैंने पहचान लिया तुरंत से भी पहले कि राम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब और सिंगिंग मेन वर्ब। ये तो खाली समझाने के लिए है। अब सेंटेंस मैंने देखा अगला, रमेश इज अ टीचर। इस सेंटेंस में काम क्या हुआ सबसे पहले तो ये बताओ? कहाँ हुआ है काम? कोई काम नहीं हुआ सेंटेंस में। एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास में कि रमेश
एक टीचर है। अब यहां से तुम सेंटेंस के सब्जेक्ट को ढंग से पहचानना समझोगे। ये जो जानकारी है हमारे पास में, कोई एक्शन नहीं है, हमारे पास में एक जानकारी है, और जानकारी क्या है कि टीचर है। कौन है टीचर? ये जानकारी जिसके बारे में होती है वही सेंटेंस का क्या हो जाता है? सब्जेक्ट। इन दोनों से आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट मिलेगा। बात नंबर एक, क्रिया का कार्य करने वाला, द डूअर ऑफ द एक्शन, जिसने काम किया है। गाने का काम किसने किया है? राम। क्या है? दूसरा, जिसके बारे में जानकारी देते हैं, जानकारी किसके बारे में है? तो रमेश के बारे में। किसके बारे में है? तो रमेश क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। ये टीचर कौन है? रमेश है। इस सेंटेंस की हिंदी क्या है? रमेश एक टीचर है। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश करनी है हमको। आर एक वर्ब है। चलो भाई इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो जल्दी से। भाई रमेश एक टीचर है की इंग्लिश क्या हो गई? रमेश इज अ टीचर। आर एक वर्ब है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आर इज। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना है हमको। क्या ढूंढना है? ये जानकारी किसके बारे में है? तो आर क्या हुआ सेंटेंस का? आज के बाद याद रखना, तुमने जीवन में पढ़ा होगा कि आर वर्ब होती है। क्या होती है? लेकिन ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी शब्द सब्जेक्ट बन सकता है, सिर्फ ये दो चीजें होनी चाहिए। या तो वो क्रिया का कार्य कर रहा होना चाहिए, या फिर उसके बारे में जानकारी। ये दो चीजें जिसके साथ भी हो जाएगी वो सेंटेंस में क्या काम करने लग जाएगा? सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ इसको ट्रांसलेट करें तो सही है ना? इज एक वर्ब भी तो है, तो इसकी इंग्लिश करो भाई। या आर इज ए वर्ब की जगह क्या लिख दो? हो गया कि नहीं हो गया? ये जानकारी किसके बारे में? तो इज क्या हो गया? दोनों के अलग अलग काम है। कभी भी ऐसे सेंटेंस को देख के घबराना नहीं होता हमको। दो बार हेड भी लिख सकता है जीवन में, हमने देखा है। अब देखो इधर, ये वाला इज तो बनेगा सब्जेक्ट, और ये वाला इज क्या बनेगा? तो आज के बाद में सबसे पहले सब्जेक्ट की परिभाषा लिखो। इंग्लिश में नोट्स बनाने वाले कौन है? हाथ ऊपर करें। जो इंग्लिश में ही नोट्स बनाएंगे, है ना? मतलब लैंग्वेज। अच्छा ठीक है, मैं दोनों में बोल रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे वो लैंग्वेज लिखो जल्दी से। पहले नंबर पे लिखो सब्जेक्ट की परिभाषा। सब्जेक्ट लिखो, क्रिया का कार्य करने वाला, द डूअर ऑफ द एक्शन। क्रिया का कार्य करने वाला, द डूअर ऑफ द एक्शन। हाँ, द डूअर ऑफ द एक्शन, क्रिया का कार्य करने वाला, या जिसके बारे में, या जिसके बारे में सेंटेंस में जानकारी दी जाए। और फॉर whom इंफॉर्मेशन इज गिवन, या जिसके बारे में सेंटेंस में जानकारी दी जाए, वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। प्रज्ञा शर्मा, गुड मॉर्निंग। गिरधारी जी, अभी बताता हूं आपकी बात। मूंछों पर ताव देना सर, नहीं दूंगा। मतलब या जिसके बारे में सेंटेंस में जानकारी दी जाए, वही क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। एक बार के लिए दोनों सेंटेंस लिख लो। अब पहले सेंटेंस लिखो। अब मैं पहले जवाब दे रहा हूं भैया। कुछ लोगों का कहना है, हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का टॉपिक सीईटी के सिलेबस में तो नहीं है। अब इसका एक ही उत्तर है भैया, सीधा सा। नाउन दिया हुआ है क्या आपके टॉपिक में? आपके सिलेबस में नाउन टॉपिक दिया हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। लेकिन ईमानदारी की बात, किसी भी हालत में इस टॉपिक के बिना ना तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हो और ना ही आप डिटर्मिनर पढ़ सकते हो। ये दोनों ही टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में। तो आपको नहीं पता है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा
नहीं है। आपको सिलेबस में नाउन का नाम नहीं लिखा, इसलिए आप नाउन नहीं पढ़ना चाहते हो, पर ईमानदारी की कसम खा के कह रहा हूं मैं कि नाउन के बिना ना तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हो और ना ही डिटर्मिनर, जबकि ये दोनों सिलेबस में दे रखे हैं, ये नहीं दे रखा है। पता नहीं कैसे सिलेबस बना है, तो बना है तो हमको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बिना तुम टेंस में वर्ब नहीं लगा पाओगे, है ना। मान लो किसी सेंटेंस में आपको टेंस का क्वेश्चन दे दिया और वहां हैज भी लिखा हुआ है, हैव भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हैज भी लिखा हुआ और हैव भी लिखा। टेंस तो दोनों में ही प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव भी प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन हैज आएगा या हैव आएगा ये इसी टॉपिक पे डिपेंड करेगा। इसलिए ये बात बिल्कुल भी नहीं कहनी है कि ये सिलेबस में नहीं है, मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही पैसिव वॉइस में वर्ब लगेगी, इसलिए इसको इतना ही अंदाज में पढ़ेंगे कि एक तो हमारे बेसिक साउंड हो जाए पहले, और दूसरी बात हमको खाली सीईटी पास करके रह जाना है क्या जीवन में? नौकरी लगने के लिए है ना सीईटी भी। तो ये टॉपिक तो बाद में हर एग्जाम में पूछेंगे, इसके क्वेश्चन बहुत सारे, तो इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ो, तुम्हारी सारी की सारी इंग्लिश इसमें ही है। अब अपन ने क्या लिख दिया, ये दो सेंटेंस, मेरे हिसाब से यहां आपकी बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। राम इज सिंगिंग में राम सब्जेक्ट क्यों है, इसका कारण क्या है? कार्य कर रहे हैं। इस सेंटेंस में रमेश क्यों है? क्योंकि इसके बारे में इतने सरल नहीं होते एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसा होता है देखो, प्लेइंग द ड्रम्स। अब बताओ भाई, अब बताओ इज और आर के बारे में जानकारी है क्या आपके पास? अगर नहीं है तो ध्यान रखो, ये इज तो होता है हमारा सिंगुलर और आर होता है, यही होता है ना। एक वचन अगर क्रिया हो तो कौन, सब्जेक्ट हो तो कौन आ जाएगा? इज, और प्लूरल हो तो कौन आ जाएगा? आर। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड किस पे करेगा कि पहले सब्जेक्ट तो पहचानो, और सब्जेक्ट पहचानना है मुझे तो यहां पे लिखा हुआ प्लेइंग द ड्रम्स। प्लेइंग का मतलब होता है बजाना, वैसे खेलना होता है, लेकिन यहाँ ड्रम है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्लेइंग का। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? बजाना। और ये हो गया ड्रम्स। ड्रम्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपने देखा होगा, वो बहुत सारे होते हैं, हाँ, उसको ड्रम्स कहते हैं। अब भैया हमको इसका सब्जेक्ट बताना है, तो मैं इसको मानूं या इसको मानूं, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमने एक ही बात पे ध्यान देना है कि ये जानकारी जिसके बारे में भी होगी वही सब्जेक्ट होगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि सब्जेक्ट कौन होता है? या तो क्रिया का कार्य करने वाला, या फिर जिसके बारे में। तो जानकारी क्या है हमारे पास कि कठिन है। अब बताओ ईमानदारी से, कौन कठिन है? ड्रम कठिन है कि ड्रम को बजाना कठिन है? ईमानदारी की बात है ना। ड्रम कठिन है क्या? बोलो कठिन कौन है? ड्रम्स को। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। अगर तुमने जीवन में इसको सब्जेक्ट मान लिया तो आर लगा दोगे और क्वेश्चन हो जाएगा तुरंत से भी पहले गलत। ड्रम में क्या जुड़ा हुआ है यहां पर? और एस जुड़ा हुआ है, तो प्लूरल है कि नहीं है? तो प्लूरल है तो यहां आर लग जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हमारा सब्जेक्ट कौन है भैया? तो जब तक ये बात पता नहीं है कोई सा ही क्वेश्चन नहीं होगा, ना टेंस का होगा ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होगा। ये प्लेइंग अपन को क्या दिख रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, और ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है। कैसा माना जाता है? अब लगाओ, इज आएगा कि आर आएगा? क्या आएगा भैया? इसका मतलब यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारा, ऑप्शन जो हमको चुनना था वो कौन था? इज। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले सब्जेक्ट की पहचान करो और फिर उसके अनुसार क्या लगाओ भैया? वर्ब लगाओ। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए दो बातें बताई, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज के बाद। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमको मालूम होगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा टू राइट बुक्स, इज या आर नॉट एन इजी टास्क। देखो भाई, ये बुक में क्या जुड़ा हुआ है? इतना तो आपको पता है, अगर बुक में एस जुड़ा है तो प्लूरल हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब हमारा सब्जेक्ट ये है या फिर ये है, इसको पहचानने के लिए हमको पहले इसको देखना पड़ेगा। जानकारी क्या है हमारे पास में कि इज या आर नॉट एन इजी टास्क। टास्क का मतलब होता है कार्य, आसान कार्य नहीं है। क्या नहीं है? बुक्स आसान कार्य नहीं है। बुक्स को लिखना आसान कार्य नहीं है। क्या नहीं है आसान कार्य? बुक्स को लिखना। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। बोलो हाँ या ना? और ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसा माना जाता है?
तो बताओ इज आएगा कि आर आएगा? इसका मतलब पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए पहले इससे बात करो। अगर बुक्स को सब्जेक्ट मान लिया होता तो हम इसकी जगह क्या लगा बैठते हैं, और हमारा क्वेश्चन हो जाता तुरंत से भी पहले गलत। नोट लिखो जल्दी से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम कहते हैं जेरेंड, GERUND। एक होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये दोनों ही कैसे हैं, सिंगुलर हैं। और करेंगे भैया, और करेंगे सेंटेंस। हाँ डिमांड ज़्यादा ही आ रही थी थोड़ी, कैसी कैसी बातें करते हैं। चलो बहुत सुंदर, ये हमने लिख लिया, और ये सेंटेंस भी लिख लेंगे एक बार। एक बात है, होशियार सारे ही हैं। और आपको एक बात जान के बहुत अच्छा लगेगा, क्या कि जिस दिन तुम हर सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानना समझ जाओगे, उस दिन ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक में केवल एक ही बात होती है, सब्जेक्ट ढूंढो और उसके अनुसार क्या लगा दो, वर्ब। ऐसे 50-60 क्वेश्चन करेंगे अभी अपन, क्योंकि एक बार में हो सकता है चीजें क्लियर ना हो, है ना भैया। तो हमको सबसे पहले सेंटेंस में क्या ढूंढना पड़ता है, सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट मिल जाए तो इसके अनुसार हम क्या लगा देंगे, वर्ब। और इसी को क्या कह देंगे, नाम दे देंगे इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और चाहे आप इस टॉपिक को ऐसे ना पढ़ो, चाहे टेंस में याद रख लेना, लेकिन ये तुम्हारे हर एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, इतना हमने लिख दिया। अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये शब्द सुने ही होंगे आपने। हाँ, कौन 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 से होते हैं, मैं लिखता हूं, देखो एक बार। इन, ऑन, एट, टू, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, बाय, विथ, आफ्टर, बोल नहीं दो अब, बिफोर, अंडर, बिलो, ओवर, अबाउ, ऑन तो लिख दिया ना। हाँ और भी हैं काफी, लेकिन हमको उससे अभी कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि प्रिपोजिशन का टॉपिक तो अभी पढ़ना है ना अपन को। हम तो क्या ढूंढ रहे हैं अभी तक, सब्जेक्ट। और उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है भाई, इन, ऑन, एट, टू, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, बाय, विथ, आफ्टर, बिफोर, अंडर, बिलो, ओवर, अबाउ। ये याद कर लेंगे। और उसके बाद एक और बात याद करेंगे, लेकिन पहले लिखो प्रिपोजिशन। ये लिख लो खाली कौन कौन होते हैं। भैया ईमानदारी से सिर्फ वही बताओ एक बार, जो आज पहली बार इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, यानी कि जो ऊपर से आए हैं। ऊपर से आए मतलब ऊपर वाली क्लास से हैं। हाँ कहीं गलत, आप लोग हैं ना। आप लोगों में से कौन है जो संडे को नहीं आ सकता है? चलो ये हो गया ना, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब एक नोट लिखो, ये लास्ट है, इसके बाद तुम किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढ सकते हो। और ये नोट लिख लो जल्दी से। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन किसी सेंटेंस में
सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। A noun following preposition cannot become subject. प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। बस ये याद रख लो, खत्म है, अब टॉपिक ही खत्म है। नाउन फॉलोइंग प्रीपोजिशन कैन नॉट बिकम सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ध्यान से देखो एक सेंटेंस। अच्छा, इतना तो हम सबको पता है कि सॉरी हाँ नहीं, टू राइट में प्रीपोजिशन के बाद जो टू के बाद में जो राइट लिखा है वो नाउन नहीं है। वो कौन है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमने नोट में लिखा है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन। फ्रेंड और फ्रेंड्स में क्या अंतर है? सब जानते हैं। ये फ्रेंड कैसा है? सिंगुलर। और फ्रेंड्स कैसा है? प्लूरल है कि नहीं है? इतना बताइए ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज लगाऊं या आर लगाऊं, और आगे मैंने लिख दिया कमिंग। अब देखो, अगर हमारे पास टेंस का क्वेश्चन आ जाए, किसका क्वेश्चन आ जाए? हाँ, टेंस के क्वेश्चन में हमको ये पता है कि यहां पर टेंस कंटिन्यूअस आना चाहिए। इज भी कंटिन्यूअस है और आर भी कंटिन्यूअस है कि नहीं? बताओ, इन दोनों में से कौन सा आएगा? ये डिपेंड किस पे? हाँ, ये डिपेंड किस पे करता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, है ना। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली बातें समझ लो, नहीं तो सब गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जल्दी से देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट कौन है भाई? अब गड़बड़ हो रही है जीवन में, लेकिन सुधार लो जल्दी से। ये क्या है? और ऑफ क्या होता है दोस्तों? प्रीपोजिशन होता है। नोट पढ़ो ढंग से कि प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम। तो बचा कौन है जीवन में? और वन का मतलब क्या होता है? एक। अगर हम लिखें तो ये सिंगुलर है, एक प्लूरल है। तो अब बताओ इज आएगा, कार आएगा? है कि नहीं है? सेंटेंस क्या कह रहा है? मेरे दोस्तों में से एक आ रहा है। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है। तो एक के लिए वर्ब सिंगुलर लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब देखो, ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अरे सारे ही आ जाते तो हम यहां क्या लिख देते हैं? सारे ही आ जाते अगर, तो क्या लिख देते हैं? और फिर ऑल का मतलब सभी, और सभी मतलब प्लूरल होता है कि नहीं होता है? तो हम इसकी जगह क्या कर देते हैं? तो इन छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखो। ऐसे क्वेश्चन और करेंगे। देखो, बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, लिखते जाओ। द रेज ऑफ द सन in all parts of India at noon इस आएगा कि आर आएगा? डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट भैया बताएंगे। सब्जेक्ट ढूंढना है अपन को। चारों तरफ प्रीपोजिशन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? और प्रीपोजिशन के बाद वाला किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है ना। अभी देख लेते हैं भाई हम। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ब है। अब सब्जेक्ट ढूंढना है ना। क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है? क्योंकि इसके पहले क्या लिखा हुआ है? एट प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वाला कभी जिंदगी में सब्जेक्ट। इंडिया हो सकता है क्या सब्जेक्ट? क्योंकि इसके पहले क्या लिखा है? तो ये भी हट गया। ये ऑल पार्ट्स हो सकता है क्या सब्जेक्ट? क्योंकि इसके पहले कौन लिखा हुआ है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। सन बताओ, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है ये भी, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट। इसका मतलब जिंदगी में कौन बचा है? यही हमारा क्या है भैया? इसका मतलब पहले नंबर पे आप ढूंढोगे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट में देखो, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? फ्रेंड से जब फ्रेंड्स लिखते हैं तो प्लूरल हो जाता है। ऐसे ही रे में अपन ने क्या जोड़ दिया? एस। तो ये भी क्या हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। अरे भैया जी, बॉय में जब मैं जोड़ दूंगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं रे में एस जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। और प्लूरल के लिए बताओ इज आएगा कि आर आएगा?
अब इन दोनों में लगाने से पहले हमको सेंटेंस का क्या पता होना चाहिए? सब्जेक्ट। केवल 3 नोट याद करो। क्रिया का कार्य करने वाला, द डूअर ऑफ द एक्शन, या जिसके बारे में हमको सेंटेंस में जानकारी दी गई है, वो दोनों ही हमारे कौन होते हैं? सेंटेंस का सब्जेक्ट। और बात नंबर 3 है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट। इसके अलावा तुमको तीसरी कोई चीज नहीं पढ़नी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। पूरा टॉपिक इस पे डिपेंड करेगा। बोलो आया ना? एक बार लिखो, देखो और करेंगे सेंटेंस। ठीक है भैया? आया नहीं? देखो थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा और आएगा अभी, और ऐसे करके पूरा आएगा। लेकिन उसके लिए आपको नहीं, मेहनत करो मत करो, नहीं सॉरी, मेहनत तो करो, मेहनत तो करो, गलत हो गया। एक तो अटेंटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले से दिमाग में ये मत लगाओ, पहले से सब्जेक्ट को बुरा मत मानो कि अंग्रेजी है ये, तो इसके बिना नौकरी नहीं लगनी है, इसका मतलब जिंदगी में इसको पढ़ना तो यही है, तो जो काम करना ही है तो राजी राजी कर लो, है ना? इसलिए पहले से मन में एक उत्साह रख के पढ़ोगे तो तुमको अंग्रेजी आएगी। जो पहले से ही ऐसे करके बैठता है ना कि आवेगा नहीं, आवेगा नहीं, उसको फिर आती भी नहीं है। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उत्साह। और बाकी मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं कि आप अगर मेरे को बोल दोगे ना सर मेरे ये समझ में नहीं आई, तो आपकी टेबल पे आके समझा देता हूं मैं। इतना खतरनाक आदमी हूं, मतलब इतना, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि यार इतने सारे लोग बैठे हैं तो अपन पूछें कि नहीं पूछें। ये बहम रहता है लोगों के दिल में, एक वो रहती है हिचकिचाहट रहती है कि मेरे को समझ में नहीं आया, अब मैं पूछूं कैसे। ऐसा व्यवहार क्लास में बिल्कुल नहीं रखना। एक तो पूछ लिया करो। अब मैं तो मेरे को एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले राम इज सिंगिंग था या नहीं था? अब हम लिख देते हैं इसको राम एंड श्याम। इस बार गाना कौन कौन गा रहा बताओ? दोनों गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? दोनों गा रहे हैं। अब दोनों गा रहे हैं तो 2 आदमी हो गए, तो 2 आदमी है तो प्लूरल एक नहीं है ये, तो प्लूरल है तो इस लगाएं कि आर लगाएं? यानी कि जब 2 सब्जेक्ट हमारे किससे जुड़े हुए हैं तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये एक नियम होता है, इसको एक बार जानने दो। हम एक बार यहां पर एक और थोड़ा सा जोड़ते हैं इसको, और इसको हम ऐसे करते हैं, द ब्रदर ऑफ राम एंड श्याम। अब इस आएगा कि आ रहेगा, ध्यान से सुनना भाई। राम एंड श्याम किससे जुड़ा हुआ है? लेकिन इसके पहले क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है। और ऑफ क्या होता है? तो बताओ प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट है क्या? कौन बचा जिंदगी में? यही सब्जेक्ट है। बोलो है कि नहीं है? और ये सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? अरे ब्रदर मतलब एक भाई है, और एक है तो बताओ सिंगुलर है ना, और सिंगुलर है तो वापस से हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? यानी आपको अगर वर्ब लगानी है तो यू मस्ट नो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अब एक सेंटेंस देखो। सबसे पहले सेंटेंस देखने से पहले इन दोनों में क्या अंतर है जल्दी बताओ। हैज और हैव में मैं बता देता हूं। देखो एक बार के लिए, बाद में सारा लिखाऊंगा, लेकिन एक बार के लिए आप जानकारी में ये रखो कि हैज तो होता है, जैसे इज और आर में था, इज सिंगुलर आर प्लूरल, वैसे ही हैज क्या है? सिंगुलर, और हैव क्या है ना? अब कोई गलत वर्ब का यूज नहीं करेगा, मैं सेंटेंस बता रहा हूं, ध्यान से देख लो अभी, तो बाद में कहीं चूक मत जाना। द एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड कॉफी, और इसके बाद में हमको लगाना हैज लगाएं या हैव लगाएं, और आगे मैं और लिख देता हूं भाई, इंक्रीज्ड। इधर देखेंगे सब, मेरी बात सुनेंगे। द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, एक्सपोर्ट का मतलब, और इंपोर्ट का मतलब आयात। एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड कॉफी। अब हमको हैज या हैव लगाना है, लेकिन पहले हमको क्या पता होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए ना। अब सब्जेक्ट मैंने देखा तो मेरे पास पहले क्या लिखा हुआ है? टी एंड, लेकिन उससे पहले एक शब्द दिखा मुझे। और ऑफ क्या होता है दोस्तों? होता है कि नहीं होता है? प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा, हटा दो इसको। कौन बचा हमारे पास? यही हमारा क्या है सेंटेंस का? इतना पहुंच गए तुम, तो अब तुम आराम से वर्ब लगा सकते हो। भैया एक्सपोर्ट हमारा क्या है? एस जुड़ा हुआ है क्या इसमें? तो ये कैसा माना जाएगा? यानी कि इसके साथ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? इन दोनों में से सिंगुलर कौन है? अब देखो एक बात सुनो, इंक्रीज्ड का मतलब क्या होता है? बढ़ना। होता है कि नहीं होता है? तो सेंटेंस कह रहा है कि भाई बढ़ गया है,
क्या कह रहा है सेंटेंस? बताओ क्या बढ़ा है? चाय और कॉफी बढ़ी है कि चाय और कॉफी का निर्यात बढ़ा है? इसका मतलब ये सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो हमेशा जिंदगी में सब्जेक्ट के बारे में दो ही बातें याद रखनी है। क्या है? क्रिया का कार्य करने वाला या जिसके बारे में सेंटेंस में जानकारी दी जाए वो क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब हम सबसे पहले स्टेप में सेंटेंस का क्या ढूंढ लेंगे भैया? सब्जेक्ट। और जब ये मिल जाए तो हम उसके अनुसार वर्ब लगा देंगे। इस टॉपिक का नाम क्या रख दिया बचपन में? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमको क्या ढूंढना है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। और करेंगे सेंटेंस अभी, लेकिन इसको दिक्कत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो भाई लिखो, देखो सेंटेंस। अच्छा लिखे नहीं है क्या ये? अरे लिखो ना यार भाई, अच्छा अच्छा लिखो। हाँ चलो अब मेरे को एक बार सारे मिलके मत बोलो, कोई एक आधा ही बोल दो। बहुत जोर से बोल रहे हो मिलके तो आप। हाँ, इज और आर में क्या डिफरेंस होता है भाई? इज है सिंगुलर, आर है प्लूरल, हैज है सिंगुलर, हैव है प्लूरल। लिख लिया भैया? अब अगले क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं देगा, मैं जिससे पूछूंगा वही देगा खाली, है ना? चले आगे। ये हमने सेंटेंस लिख दिया आफ्टर। आफ्टर गेटिंग लेट। अब देखो पढ़ाई तो कुछ इस प्रकार हो कि आफ्टर को देखते ही तुम्हारे दिमाग में बात आ जाए कि ये तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये क्या है? प्रीपोजिशन है। इन द पार्टी माई फ्रेंड on the request of the guests have sung a song। एक गाना गाया भैया, और गाना जिसने भी गाया है उसके लिए हम वर्ब लगा देंगे या तो हैज या हैव। अंतर क्या है? हैज होता है सिंगुलर, हैव होता है प्लूरल। तो भाई साहब अब मैं पूछ रहा हूं, इसका जवाब दो मेरे को। पहले तो सब्जेक्ट बताएं भैया। सबको पता है क्या? नहीं पता है तो मैं बताऊं। देखो ये आफ्टर क्या है? ये सब्जेक्ट होगा क्या? ये क्या है? ये सब्जेक्ट हो सकता है क्या? ये क्या है? ये सब्जेक्ट। ये क्या है? ये भी सब्जेक्ट। कौन बचा जिंदगी में? तो यही हमारा क्या है? इतना आसान है ये टॉपिक। सब्जेक्ट पहचानो, वर्ब लगाओ, खत्म। ये सब्जेक्ट है कि नहीं बताओ? अरे फ्रेंड का मतलब तो एक ही है ना, एक ही है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो कौन आ जाएगा? सिंगुलर है तो कौन आ जाएगा भैया? हैज। लिख लो। इस प्रकार का एक ही और करेंगे अब, फिर थोड़ा आगे के कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये बताओ, ये तो समझ में आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब लगाएंगे प्लूरल। लेकिन सबसे पहले क्या ढूंढना है? सेंटेंस का। और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए जिंदगी में 3 ही नोट काम आएंगे। कितने नोट काम आएंगे? हाँ, लेकिन कुछ नहीं, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा।
ठीक है भैया, गाना किसने गाया है? अभी सेंटेंस में गाना तो केवल दो ही चीजें गाना गा सकता है, या तो गाना गा सकते हैं गेस्ट, और या गाना गा सकता है फ्रेंड। रिक्वेस्ट गाना गा सकता है कभी जिंदगी में? या पार्टी गाना गा दे कभी हैं? या लेट गाना गा दे? नहीं। गाना कौन गा सकता है? या तो गाएगा मित्र, और या गाएंगे मेहमान। लेकिन मेहमानों से पहले क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन है, तो ये कट गया, कौन बच गया? फ्रेंड बच गया। यही सब्जेक्ट है। चलो एक शब्द सुनो, नाइदर ऑफ, NEITHER, नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से जीरो। जब कोई दो आदमी हो, कोई दो वस्तुएं हो, मेरे पास दो पेन हो, मान लो, कितने पेन हो? दो। मैं कह दूं इन दोनों में से कोई काम का नहीं है, तो नाइदर ऑफ। और ऐसा ही एक शब्द होता है हमारे पास में, आइदर ऑफ। क्या होता है? ये होता है दो में से, इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनर है ये अपने आप में, प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिटर्मिनर में इसका क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है ना? तो ये सारे जुड़े हुए आगे वाले टॉपिक से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से। अब देखो सेंटेंस, इतना ही लिख रहा हूं मैं अभी, आप तो बताओ इज आएगा कहाँ रहेगा? सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है आइदर ऑफ, और ऑफ क्या होता है दोस्तों? होता है कि नहीं होता है? इसके बाद वाला सब्जेक्ट होगा क्या? तो फिर सब्जेक्ट कौन हुआ? आइदर का मतलब क्या है? दो में से। दो में से कितना भैया? अब बताओ, एक को सिंगुलर मानोगे, एक प्लूरल मानोगे? एक का मतलब तो एक है, और एक मतलब क्या हो गया? सिंगुलर। तो बताओ इज आएगा कहाँ रहेगा? अब किताबों में रूल लिखे हुए दमादम, क्या? आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब होती है। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत, प्रत्येक बुक में ये नियम लिखा हुआ है, हर एक नोटबुक में, हर एक बुक में जहां भी दिखेंगे ये रूल लिखा हुआ होगा कि आइदर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होता है, सॉरी नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है। आइदर ऑफ के बाद में नाउन कैसा होता है? प्लूरल, और वर्ब कैसी होती है? क्या आपको याद करने की जरूरत है? आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, खाली पूरा टॉपिक खत्म है, बस सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो हमने किसको सब्जेक्ट मान लिया? आइदर। और आइदर का मतलब होता है दो में से एक का मतलब सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी? अभी सारे लिखेंगे अपन, ये अपन अभी सब्जेक्ट को ढूंढने की बात कर रहे हैं खाली। जैसे ही मेरे पास में सेंटेंस हो गया, वन ऑफ द क्वेश्चंस in the paper कोई इज नहीं आएगा, ध्यान से पढ़ो इसको। उनसे मिलने जा रहा हूं, इधर आओ, यहां बैठो, दिख रहा है क्वेश्चन? चलो भाई, हमको सबसे पहले दिख रहा है इज और आर, और उसके पहले क्या दिख रहा है? पेपर। बताओ पेपर से पहले क्या लिखा हुआ? इन। और इन क्या होता है? प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट होगा क्या? फिर क्वेश्चंस दिख रहा है, क्वेश्चंस से पहले क्या दिख रहा है अपन को? तो बताओ प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट होगा क्या? तो सब्जेक्ट कौन है? वन है, और वन का मतलब एक, मतलब सिंगुलर, तो कौन आ जाएगा? इज आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाँ, मैं भैया से पूछना चाह रहा था, मैंने कहा कहीं पीछे बैठे रह जाएं। हाँ, तो पीछे वालों का भी क्या रहना चाहिए? ध्यान। अरे इज आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट, इसके बाद वाला भी सब्जेक्ट नहीं होता। बच गया कौन जिंदगी में? वन। और वन का मतलब एक, एक का मतलब सिंगुलर, और ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पे लगा देंगे इज। तो मेरे हिसाब से यहां तक की बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही लगाएंगे हम वर्ब। उसके लिए हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए अपन ने पर्याप्त क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपको आगे टेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसे डिटर्मिनर्स वगैरह में भी दिक्कत नहीं आएगी, और जीवन में आगे जब सीईटी के बाद में कोई एग्जाम दोगे तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। एक छोटा कॉन्सेप्ट और बाकी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले ये लिख लो सेंटेंस,
अभी तक कौन, अच्छा लिख रहे हो क्या, लिख लो भाई, जल्दी लिख लो। और देखो भैया, एक कॉन्सेप्ट और है सब्जेक्ट के बारे में, उसकी भी बात कर लेनी चाहिए, छोटी सी है, लेकिन उसके बाद में आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। दो बातें कहूंगा, नहीं एक ही कहूंगा। एक बात यह है कि हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इंग्लिश में इंटरेस्ट कम होता है, ये एक फैक्ट है कि इंग्लिश को पढ़ने में वैसे भी जोर आता है, और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, अब इसलिए इंटरेस्ट आपको थोड़ा थोड़ा आना शुरू होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका वेटेज बढ़ रहा है, हमारे राजस्थान के सारे एग्जाम में आने भी लग गया है। और दूसरी बात है कि इसका वेटेज भी ज़्यादा है। आप कुछ कुछ एग्जाम देखो जिसके अंदर 25-25% का वेटेज है, जैसे एलडीसी में 75 क्वेश्चन है, हाई कोर्ट में 150 में से 50 क्वेश्चन है, और कुछ एग्जाम है जिसमें कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन है सब में। तो एक तो इसमें, दूसरा इसमें क्या है, अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है। और दूसरी बात, इंटरेस्ट का सीधा सीधा लेना देना डिफिकल्टी लेवल से भी होता है। आपको बताऊं एक बात, जीवन में आपको वो चीज जो आसानी से समझ में आती है ना, उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, देख लेना। फिर क्या है, अपना मन करता है आगे क्वेश्चन करने का। ये हो गया सही, चलो अगला करते हैं, ये हो गया, ये अगला करते हैं। लेकिन जहां आपके शुरुआत क्वेश्चन करने लगे और शुरुआत के 5 क्वेश्चन गलत हो गए ना, भाई साहब छठा करने का मन नहीं करता है। अब इंग्लिश अपन करने लगे, शुरुआत के 5 क्वेश्चन पढ़े नहीं हुए, छठा अपन को बढ़वाते रहे यार, कौन माता फोड़ी करे इससे, ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है। लेकिन सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा ही है और बहुत आसान भी है। कैसा है, आसान। लेकिन एक शर्त रहेगी भैया आसान से पढ़ने के लिए, आसानी से, कि आज से लेकर एक तो सीक्वेंस में, और दूसरा जो जो अपन ने क्लास में पढ़ लिया ना वो याद रहना चाहिए अपन को। पहली बात ये नहीं है कि अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाला बोलते जा रहे हैं, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी होगी, तो ऐसा करके आपको थोड़ी सी दिक्कत हो गई जाएगी। इसलिए एक तो इसका ध्यान रखना, और दूसरा बेसिक से पढ़ोगे ना, जीवन में बहुत आसान लगेगा ये सेंटेंस। अब देखो एक बात बताऊं मैं, एक सेंटेंस देखो ध्यान से, अंडर अ ट्री was playing some kids। क्या सेंटेंस है, अंडर अ ट्री was playing some kids। अब was और वर में एक अंतर है, अपन जानते हैं, मैं बता देता हूं आपको, लिखेंगे अभी, लेकिन एक बार अभी शुरुआत के लिए जान लो कि was हमारा कैसा होता है और वर कैसा होता है, बस इतना ही अंतर है। अब तो हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। बताओ ऊपर जो सेंटेंस लिखा है इसका सब्जेक्ट कौन है, होता कौन है सब्जेक्ट, क्रिया का कार्य करने वाला होता है कि नहीं होता, बताओ। तो ये खेलने का काम कौन कर रहा है, पेड़ खेल रहा है क्या, तो कौन खेल रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है। दिक्कत आपके पता है क्या आ रही है, कि ये सब्जेक्ट एंड में क्यों लिखा हुआ है। इतनी देर तो सब्जेक्ट पहले ढूंढ रहे थे हम, और आज आपने बता दिया कि सब्जेक्ट एंड में। हमने तो बचपन में भी यही पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है कि नहीं, बताओ। हमने तो बचपन में भी यही पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इतनी देर से जो हम प्रयास कर रहे थे, हम सब्जेक्ट को हमेशा ही वर्ब से पहले ढूंढ रहे थे। बोलो आया ना, सब्जेक्ट के बाद में ढूंढा क्या कभी। पूरी इंग्लिश के अंदर केवल एक ही ऐसी जगह है जहां पे सब्जेक्ट वर्ब के बाद चला जाता है। पूरी जितनी भी इंग्लिश तुम पढ़ोगे जीवन में, केवल एक ही ऐसी कंडीशन बनेगी जब सब्जेक्ट का यूज हम करेंगे वर्ब के, और वो कंडीशन है प्लेस। प्लेस यानी अगर सेंटेंस की शुरुआत यहां से हो जाए, कहां से हो जाए, स्थान से, तो सब्जेक्ट को वर्ब के पहले मत ढूंढना। कहां ढूंढना, वर्ब के। देखो सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, अंडर ए ट्री, यानी पेड़ के। बताओ किसी स्थान के बारे में बात कर रहा है, शुरुआत में अगर स्थान है तो सब्जेक्ट चला जाएगा वर्ब के बाद में। अब देखो किड्स में क्या जुड़ा हुआ है, एस जुड़ते ही प्लूरल होगा कि नहीं होगा, बताओ। और प्लूरल होगा तो प्लूरल है, तो वॉज या वर में से कौन सा है प्लूरल, तो ये वॉज की जगह क्या आ जाना चाहिए। नोट लिखो एक जल्दी से, अंतिम, फिर खत्म करेंगे क्लास। लिखो, जनरली
सामान्यतया, नोट लिखो, सामान्यतया जनरली सब्जेक्ट का यूज वर्ब से पहले होता है। सब्जेक्ट इज यूज्ड बिफोर वर्ब। सब्जेक्ट का यूज वर्ब से पहले होता है। सब्जेक्ट इज यूज्ड बिफोर वर्ब। कैसे? सामान्यतया। और इसका अपवाद है वो लिखेंगे अपन, यदि सेंटेंस, आगे लिखेंगे, यदि सेंटेंस स्थान यानी कि प्लेस को दर्शाने वाले शब्दों से, यदि सेंटेंस स्थान को दर्शाने वाले शब्दों से स्टार्ट हो, शुरू हो, तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद यूज होता है। इफ अ सेंटेंस बिगिन विथ प्लेस, तो सब्जेक्ट का यूज वर्ब के बाद होता है। इफ अ सेंटेंस बिगिन विथ प्लेस, सब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर मेन वर्ब। अब ये वैसे बहुत आसान बात है, बहुत आसान। कैसे बताओ? देयर लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया इज, यहां लिख दिया आर, तुम इसमें वर्ब लगा सकते हो आराम से। देयर इज 2 रेडियोस, देयर आर 2 रेडियोस। पढ़ के बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है? देयर आर 2 रेडियोस, यही अच्छा लग रहा है। और वैसे भी इस सेंटेंस की शुरुआत कहां से हुई है? देयर का मतलब क्या होता है? वहां। देयर का मतलब क्या होता है? बताओ, ये स्थान है कि नहीं है? यहां, वहां, इधर, उधर, सारे के सारे किसको दर्शा रहे हैं भैया? प्लेस को। और प्लेस को दर्शा रहे हैं शुरुआत में, तो सब्जेक्ट कहां चला जाएगा? वर्ब के। यानी कि ये रेडियोस आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। कितने हैं ये? तो 2 है तो प्लूरल हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा आर, इसलिए ये गलत है। अगर यहां पे एक ही रेडियो होता तो इस लगाते हैं। देखो, झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये दोनों सेंटेंस देख लो। देयर इज अ बॉय और देयर इज 2 बॉयज। सब आता है तुमको? देयर इज ए बॉय, कितना लड़का है? और नीचे वाले सेंटेंस में कितने हैं लड़के? तो 2 हैं तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब ये बताओ कि इसके अनुसार लगा क्यों रहे हम? क्योंकि सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? और देयर किसको दर्शाता है? स्थान। और स्थान को दर्शाने वाला अगर शुरुआत में है तो सब्जेक्ट कहां मिलेगा? वर्ब के। तो यहां वर्ब के बाद यही हो जाएगा एक्चुअल में सब्जेक्ट।